चोरों की तरह रात को आए, हमारे सारे लीडरों को जेल में रखा और हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीन लिया। हमारी इज्जत और नामूस पर उन्होंने हाथ डाला, हमारी औरतों को बंद किया। जिस मुल्क में एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है, वो मुल्क भी महफूज नहीं। बहुत बड़े नाम नहाद चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ के नीतीश जी, उसका पर्दा उठाया, उसके नकाब को खींचा। अफसोस की बात है, एक औरत है, उसके लिए भी हिंदुस्तान में बड़े नाम नहाद लीडरों ने या उस लीडर ने माफी तक नहीं मांगी, गवारा नहीं हुआ। बल्कि उनकी पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स ने कहा, उन्हीं की जुबानी से अब क्या किया था, सिर्फ पर्दा ही तो उठाने की कोशिश की थी, बाकी तो कुछ नहीं किया था। महराजुद्दीन मलिक कहाँ है, किस बात के लिए, उसने कौन सा गन उठाया था, उसने किसका कत्ल किया था? अगर उसको किसी ने कुछ कहा या काम नहीं किया, उसने 2 लफ्ज बोले, इस लफ्ज पर भी वो आज तिहाड़ जेल में। किसी बच्चे के लिए सिर्फ ये है कि उसने पत्थर उठाया या कांगड़ी उठाई या उनको क्यों बंद किया है, सिर्फ उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया है। 8 साल से उन्होंने न पढ़ा न लिखा और उनकी सारी जिंदगी और जवानी के जो इब्तदाई साल थे वो खराब हो गए। 370 हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा फ्लैग, ये सारी चीजें हमसे छीन ली गई। हम कब तक खामोश बैठेंगे? वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो बातें अब ख्वाब ख्याल ही बन गई। हमने भरोसा किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आग में छलांग लगा दी और इलेक्शन लड़ा। 3500 जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फंक्शनरीज हैं और उनको शहीद किया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी हमने उस वक्त दी ताकि ये कौम बना रहे, इसमें एक यूनिटी बनी रहे, हिंदुस्तान एक रहे। लेकिन आज हमें शक की बुनियाद पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जेल में भरा जा रहा है, उनकी तालीम पर इफेक्ट पड़ा, उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ा। कल वही हमारी कौम के मेहमान होते, मगर कहाँ है आज? आज तो जेलों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस लड़के का क्या हाल हुआ है जिसको हथौड़ा मारा? उस बुजुर्ग का क्या हाल हुआ है जो कि इस वक्त अस्पताल में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है? पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं। क्या आज तक आपने सुना है कि कश्मीर के किसी भी बंदे ने किसी हिंदू को जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं उसको हथौड़ा मारा या उसका नाम पूछा या उसका मजहब पूछा? ये शर्मनाक वाकया है जो हमारे साथ बाहर के मुल्कों में होता है, हम अपने मुल्क में महफूज नहीं है। जी, आपने मुझे गवर्नर साहब की तहरीक पर मौका दिया है बोलने का। मैं एक कुछ अशार पढ़ रही हूँ आपकी इजाज़त से। अशार इसलिए वो पढ़ रही हूँ क्योंकि वो मेरी तकरीर का मफ़हूम है। इस नज़्म का नाम है एक दरख्वास्त। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद है, देखना हदे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमान दर आसमां असरार के पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है और कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की आज़ादी तो मैसर है यहाँ, मगर जिंदा रहने के लिए एक इंसान को कुछ और भी चाहिए और इस कुछ और भी का तज़किरा भी जुर्म है। ए खुदावंदाने ऐवाने अकायद, ए खुदावंदाने ऐवाने अकायद, ए हुनरमंदाने आयनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको ये सारे जराइम की इजाजत चाहिए। सर, मुझको सारे जराइम की इजाजत। इन बच्चों का मैं जो इस नज़्म के साथ मंसूब है, उन बच्चों का मैं तज़किरा करना चाहूँगी यहाँ पर जो 2018 से ऑनवर्ड्स
1 साल पहले तक जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट हुआ करते थे तब, 12th क्लास के, मैट्रिक क्लास के, 8th के, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे कश्मीर वैली की मैं ज़्यादा बात करूँगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, नवाब बाजार का एक बच्चा है, दलाल मोहल्ला का एक बच्चा है, करण नगर का एक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तादाद 3500 तक है। इस वक्त वो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद है। PSA, UPA, डिफरेंट जो उनके खिलाफ चार्जेस बने हैं। मुझे यहाँ पर एक वो ना अनलॉफुल डिटेंशन, सॉरी अनलॉफुल डिटेंशन, आप देखिए, आप सुनिए। अब बात ये है कि तिहाड़ जेल में एक बच्चा बंद है, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन उस बच्चे की मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगी, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच दी 25,000 रुपये में और कोर्ट गए वो बेल के लिए, बेल नहीं हुई मैसर, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसको ट्रांसफर कीजिए यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, जो चाहते हैं उनके घर वाले, अगर इनकी ट्रायल नहीं हो रही है, इनकी बेल नहीं हो रही है, तो इनको यहाँ पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनको मुंतकिल किया जाए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उनको अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। एक बच्चा है जो नवाब बाजार का, उसका जो दादा है उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बहुत गरीब फैमिली से है, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर हम कोर्ट जाए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए उसके फादर की वो पैरालिसिस हो गया, बहुत छोटा, ये 12th क्लास का बच्चा था, लेकिन अभी भी वो जेल में, वो भी तिहाड़ में है। ये कौमी मसला है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को, अगर किसी ने कोई इतना बड़ा क्राइम किया हो जिसके लिए हम कहेंगे कि हाँ नामुमकिन सी बात है कि उसको छोड़ना, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए सिर्फ ये है कि उसने पत्थर उठाया या कांगड़ी उठाई या उनको क्यों बंद किया है, सिर्फ उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया है, या तो ये फेसबुक वगैरह वगैरह, या तो ये बंद होना चाहिए। व्हाट्सएप जब भी देखते हैं उसमें एक अट्रैक्शन होती है, कुछ ना कुछ लिखते हैं, येस लिखते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, बुनियाद उसी की है। उन्हीं चीजों पर उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर तो मैं ये कहना भूलूंगी नहीं, अगर किसी की इज्जत पर हाथ पड़े, अगर कोई बेइज्जत हो जाए किसी ऑफिसर के थ्रू, तो क्या उसको हम ये नहीं कह सकेंगे उसको भी इजाजत है कि वो उसके लिए लड़े, उससे कहे कि मुझे गाली गलौज न दो। उसकी बहुत बड़ी मिसाल है उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा ऑनरेबल मेंबर हुआ करता था महराजुद्दीन मलिक, कहाँ है, किस बात के लिए, उसने कौन सा गन उठाया था, उसने किसका कत्ल किया था। अगर किसी ने इज्जत नफ्स ही सबसे ज्यादा जो अजीम और अजीज है, इज्जत गई तो सब कुछ गई। अगर उसको किसी ने कुछ कहा या काम नहीं किया, उसे 2 लफ्ज बोले, इस लफ्ज पर भी वो आज तिहाड़ जेल में है। बहरहाल मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं जिनको बेवजह इस वक्त जेल में रखा गया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूं कि वो होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाए ताकि उन बच्चों को उनकी रिहाई हो जाए। उनके ऑलरेडी 7-8 साल उनके जाया हो गए। 7-8 साल से उन्होंने न पढ़ा न लिखा और उनकी सारी जिंदगी और जवानी के जो इब्तदाई साल थे वो खराब हो गए। अपनी बारी पर बात करें। आप आपकी बारी आने वाली है, उसके पर बात करें। बैठे मैडम अब एक और बात में बैठा खुर्शीद साहब एक और बात की मैं खुर्शीद साहब बैठो ना, तकरीर करने दो, वक्त जाया मत करो। एक और बात की मैं जिक्र करूं जनाब,
जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, हैंडीक्राफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर के मुल्क के, अपने मुल्क के बाहर की रियासतों में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, उस लड़के का क्या हाल हुआ है जिसको हथौड़ा मारा, उस बुजुर्ग का क्या हाल हुआ है जो कि इस वक्त अस्पताल में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है, पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं। क्या उस औरत ने किया था जिस मुल्क में एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है, वो मुल्क भी महफूज नहीं है। क्या किया था उस औरत ने जिसका ऑर्डर दे रहे थे बहुत बड़े नाम नहाद चीफ मिनिस्टर साहब वहां के नीतीश जी, उसका पर्दा उठाया, उसके नकाब को खींचा। अफसोस की बात है अगर हम इस तरह से औरतों के साथ पेश आए जिनकी 50% पॉपुलेशन है, इट डजंट मैटर कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मगर वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक अजीम हस्ती है, एक औरत है। उसके लिए भी हिंदुस्तान में बड़े नाम नहाद लीडरों ने या उस लीडर ने माफी तक नहीं मांगी, गवारा नहीं हुआ, बल्कि उनकी पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स ने कहा उन्हीं की जुबानी से। अब क्या किया था, सिर्फ पर्दा ही तो उठाने की कोशिश की थी, बाकी तो कुछ नहीं किया था। ये बातें बहुत ही अहम है जो कि हमारे साथ इस वक्त पेश आ रही है, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, इस वक्त अगर हम कश्मीर वैली में किसी भी जगह जाते हैं, हम हर एक जगह देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, शहर श्रीनगर में भी, गांव में भी, वो बिजनेस के लिए बाहर के लोग यहाँ बच्चे आते हैं, रेडियो पर जो जूस देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम कैसे, क्या आज तक आपने सुना है कि कश्मीर के किसी भी बंदे ने किसी हिंदू को जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं उसको हथौड़ा मारा, या उसका नाम पूछा, या उसका मजहब पूछा? ये शर्मनाक वाकया है जो हमारे साथ बाहर के मुल्कों में होता है, हम अपने मुल्क में महफूज नहीं है। ये एक हमारे लिए एक सवालिया है। 370 अरे आप भी बोलिए। बैठो प्लीज देखिए, कल इन्होंने बहुत बोला, हम चुप रहे, इन्होंने बोला हम चुप रहे, क्योंकि हमें भी तो सुनना है, ये भी इनके दिलो दिमाग में भी क्या है, ये भी आप भी जिगर रखिए, हम भी तो सुन रहे हैं, हम भी तो। आप देखिए आपके एलजी साहब ने क्या लिखा है, अगर जो लास्ट में आप पढ़ेंगे इस पर तो अमल कीजिए। लास्ट पे उन्होंने कहा है कि यू हैव टू वर्क विद हार्मनी। आप कम से कम लास्ट पैरा पढ़िए, ये एक आप हम सब के लिए एक सबक है, आप भी पढ़ना फिर आप बात कर लेना। बहरहाल 370 हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा फ्लैग, ये सारी चीजें हमसे छीन ली गई। हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमने पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद यहाँ पे आजादी की दाग बेल डाली, नेहरू जी, उन्होंने वादा किया, लाल चौक में लोगों से कहा आपसे आपकी चाहत पूछी जाएगी, जहां पर जाओगे चाहोगे वहां जा लेना, अपना फैसला खुद कर सकते हो। वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो बातें अब ख्वाब ख्याल ही बन गई। उसके बाद 1996 में ये जरूरी और अहम बात है, नरसिम्हा राव जी ने वो जब कश्मीर आए तो वहां बोला डॉक्टर फारूक साहब से, स्काई इज द लिमिट। जब बोला स्काई इज द लिमिट, डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि हाँ यहाँ पर हालात बहुत खराब है, लोग शहीद हो रहे हैं, कत्ल गारत है, तो हम भरोसा एक और बार करेंगे। हमने भरोसा किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आग में छलांग लगा दी और इलेक्शन लड़ा। आपको पता होगा और इनको भी पता होगा, 3500 जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फंक्शनरीज हैं, वर्कर्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स थे, हमारे एमएलएस थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे,
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी थे, जिनकी बुनियाद थी जब डॉक्टर फारूक साहब ने हुकूमत संभाली और उनको शहीद किया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी हमने उस वक्त दी ताकि ये कौम बना रहे, इसमें एक यूनिटी बनी रहे, हिंदुस्तान एक रहे। लेकिन आज हमें शक की बुनियाद पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जेल में भरा जा रहा है, उनकी तालीम पर इफेक्ट पड़ा, उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ा। कल वही हमारी कौम के मेहमान होते, मगर कहाँ है आज? आज तो जेलों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अभी भी जो हिंदुस्तान के लीडर ने हमसे वादे किए हैं, हम उन पर भरोसा अभी भी कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर को जो उनकी अमानत है, जो उनका स्टेटहुड है, वो हम वापस करेंगे। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जानो छूट जाना। कब तक हम इंतजार करेंगे? हम कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि उन्होंने डाकत जनी की है, चोरों की तरह रात को आए, हमारे सारे लीडरों को जेल में रखा और हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीन लिया। हमारी इज्जत और नामूस पर उन्होंने हाथ डाला, हमारी औरतों को बंद किया। जिन्होंने दूसरे दिन वहां पे थोड़ा सा वहां पे उन्होंने एक शोर किया था कि स्टेटस जो हमारा झंडा है वो किसने उतारा है, जो हमारा फ्लैग है आजादी का झंडा, एक तशख्खुस, एक हमारा स्टेटस था जो हमें बहुत पहले मिला था, 70 साल पहले। उस वक्त भी यही लड़ाई हुई थी, उस वक्त भी आपके जो हमारे महाराज थे उन्होंने ये हमको बख्शा था। ये हमारी रखवाली कर रहा था, ये फ्लैग, ये स्टेटस हम सब लोगों की, जम्मू कश्मीर के। इसके टुकड़े मत कीजिए मेहरबानी करके, लेकिन हमें गुलाम बना दिया गया और हम गुलाम बन गए। एक सेकंड, मुझे लास्ट एक दो चीजें कहनी है बस, टाइम हो गया। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मैं यहाँ पर जिक्र करूं। उसने हमें सिखाया, उन्होंने हमें रोशनास कराया कि जो हमारी इज्जत है, असमत है, उसके साथ हमारी अजमत के साथ वाकिफ हमें कराया कि हमारा वजूद, हमें कहा कि इसको पहचानो। और हमने आज़ादी के झंडे को उठाया और हमने खुद को महफूज पाया। हकीकत यह है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद इस जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हुए हैं। इस कौम की क्या हम कहेंगे इस वक्त, जो कि तालीम के उस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो तालीम से हमें आरास्ता किया, आज उसी तालीम के शोबों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मेरिट होल्डर्स को मजहब की बुनियाद पे तकसीम किया जा रहा है, जबकि होल्डर उम्र से एक नहीं, टाइम हो गया। प्लीज टेक योर सीट। उनको एडजस्टमेंट किया वहां पे, उसके लिए उमर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक इतना बड़ा डिसीजन था, शायद ही कोई ले सकता था। इसी को कहते हैं अल्लाह ताला की जब मार पड़ती है तो पड़ती है, लेकिन ब्लेसिंग्स उनको हुआ इन डिस्गाइज। तशरीफ रखिए, अब तशरीफ रखिए, अब आपका टाइम हो गया। मिस्टर सजाद शाहीन साहब।